तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो एक बात गांठ बांध लीजिए। ग्लोबल इंडेक्स, यहां से सवाल हर साल, मतलब हर साल पक्का आता है। और पता है मजे की बात क्या है? सबसे ज्यादा गलतियां भी हाँ इसी टॉपिक में होती हैं। इसलिए आज का ये विश्लेषण अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो 3 इंडेक्स हम आज कवर करेंगे वो एग्जाम में आपको पक्का दिखेंगे। तो आज का अपना मिशन क्या है? 3 सबसे जरूरी ग्लोबल इंडेक्स को मास्टर करना, वो भी एकदम सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। और हम सिर्फ रट्टा नहीं मारेंगे, इंडिया की रैंकिंग और इन्हें याद रखने की मजेदार ट्रिक्स भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे हम शॉर्ट में HDI कहते हैं। तो HDI का पूरा नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसे रिलीज कौन करता है? UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बहुत बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। अच्छा, ये इंडेक्स ना किसी भी देश के विकास को मापता है, लेकिन जीडीपी से बिल्कुल अलग तरीके से। यहाँ सिर्फ पैसा नहीं देखा जाता, बल्कि इंसानों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है वो देखा जाता है। अब इसे मापते कैसे हैं? इसके ना 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, हेल्थ, मतलब किसी देश के लोग औसतन कितना लंबा जी रहे हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। दूसरा है एजुकेशन, कि भाई लोग कितना पढ़ लिख रहे हैं। और तीसरा जाहिर है इनकम, कि उनकी कमाने की ताकत, अर्निंग पावर कितनी है। अब इसे याद रखने की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। बस HEI याद रखिए। H से हेल्थ, E से एजुकेशन और I से इनकम, बस। अब बात करें इंडिया की, तो HDI में इंडिया का रैंक आमतौर पे 130 के आसपास घूमता है। एक बात याद रखना, एग्जैक्ट नंबर शायद याद ना रहे, पर ये जो रेंज है ना, इसे जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में यही काम आता है। और एक प्रो टिप देता हूं, ये कनेक्शन कि HDI को UNDP रिलीज करता है, ये अपने आप में एक सीधा सीधा सवाल है जो पहले भी एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे सबसे जरूरी इंडेक्स पर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स या GHI। इसे 2 संस्थाएं मिलकर रिलीज करती हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे। हाँ, नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर याद तो करने ही पड़ेंगे। तो ये इंडेक्स क्या दिखाता है? किसी देश में भुखमरी और कुपोषण की हालत क्या है, और इसके 4 बहुत जरूरी फैक्टर्स हैं: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। इसे याद रखने के लिए आप UWSM का इस्तेमाल कर सकते हैं। U से अंडर नरिशमेंट, W से वेस्टिंग, S से स्टंटिंग और M से मोर्टेलिटी। सिंपल। अब अगर इंडिया की बात करें, तो यहाँ इंडिया का रैंक काफी नीचे रहता है, लगभग 110 के आसपास। और क्योंकि इस इंडेक्स में इंडिया का प्रदर्शन थोड़ा कमजोर है ना, ये एग्जामिनर का पसंदीदा टॉपिक बन जाता है। चलिए अब अपने तीसरे और आखिरी इंडेक्स पर चलते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसको रिलीज करता है यूनाइटेड नेशंस। और जैसा मैंने कहा, यह बड़ा दिलचस्प इंडेक्स है, क्योंकि यह हमें बताता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। यहाँ ये देखा जाता है कि एक देश के लोग असल में कितने खुश हैं, और खुशी को मापने के लिए इनकम, सोशल सपोर्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अपनी मर्जी से फैसले लेने की आज़ादी और देश में भ्रष्टाचार कितना है, ऐसे कई फैक्टर्स देखे जाते हैं। और अगर इंडिया की रैंकिंग देखें, तो यहाँ भी इंडिया का रैंक आमतौर पर 120 से 130 के बीच ही रहता है। एग्जाम में यहाँ एक ट्विस्ट आ सकता है। हो सकता है आपसे कंसेप्चुअल सवाल पूछ लिया जाए, जैसे इंडिया का हैप्पीनेस रैंक इतना कम क्यों है? तो सिर्फ फैक्ट्स नहीं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है। चलिए एक बार फटाफट से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं, ताकि ये सारी जानकारी दिमाग में एकदम लॉक हो जाए। तो HDI को पब्लिश करता है UNDP, और मेमोरी ट्रिक है हेल्थ, एजुकेशन, इनकम। फिर आता है GHI, इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे जारी करते हैं, और इसमें भूखमरी के फैक्टर्स देखे जाते हैं। और आखिर में हैप्पीनेस रिपोर्ट, यह है UN की, जो लाइफ की क्वालिटी पे आधारित है। अच्छा, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, तो एक छोटा सा काम करिए, नीचे कमेंट्स में लिखिए HDI = HEI। इससे ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और मुझे भी पता चलेगा कि आप कितने सीरियस हैं अपनी तैयारी को लेकर। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक इंडेक्सेस की। हम ये पक्का करेंगे कि इकोनॉमी के ये 2-3 सवाल आपकी मुट्ठी में हों, क्योंकि देखिए यही वो मार्क्स हैं जो आपको हजारों की भीड़ से आगे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला और सबसे फेमस इंडेक्स है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है क्या चीज?
देखिए, नाम से ही साफ है, ये रिपोर्ट बस ये मेजर करती है कि किसी भी देश में एक नया बिजनेस शुरू करना और उसे चलाना कितना आसान है या कितना मुश्किल। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता था। अच्छा, तो वर्ल्ड बैंक ये रैंकिंग देता कैसे था? वो बेसिकली 3 मेन चीजें देखता था। पहला, कंपनी शुरू करने में कितनी आसानी है। दूसरा, देश का टैक्स सिस्टम कितना सिंपल या कॉम्प्लिकेटेड है। और तीसरा, जो लीगल सिस्टम है वहाँ मामले कितने तेजी से सॉल्व होते हैं। और इसमें इंडिया की परफॉर्मेंस कमाल की थी। हमने लगातार इंप्रूवमेंट की और इस रैंकिंग में 63rd पोजीशन तक पहुंच गए थे। ये एक बहुत बहुत बड़ी जंप थी जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जरा सोचिए, एग्जाम में सीधा ये सवाल आ जाए कि वर्ल्ड बैंक ने 2021 के बाद ऐसी कौन सी बड़ी इकोनॉमिक रिपोर्ट थी जिसे बंद कर दिया। ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बहुत लोगों को नहीं पता होती। और इसका जवाब है द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। हाँ, बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक ने इस सुपर फेमस रिपोर्ट को अब डिसकंटिन्यू कर दिया है। ये एग्जाम के लिए एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स पर, जिसका नाम है द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स यानी GCI। तो ये जो GCI है, इसे रिलीज कौन करता है? इसे जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंडेक्स है। ओके, तो GCI मेजर क्या करता है? ये देखता है कि ग्लोबल लेवल पर कोई देश कितना कॉम्पिटिटिव है, मतलब उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है, और वहाँ इनोवेशन किस लेवल पर हो रहा है। इंडिया की रैंक इसमें यूजुअली 40 से 60 के बीच में रहती है। अब ये लाइन एग्जाम के लिए बिल्कुल रट लीजिए, GCI को WEF जारी करता है। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। GCI मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सिंपल। ठीक है, अब आते हैं सबसे बेसिक लेकिन शायद सबसे जरूरी इकोनॉमिक इंडिकेटर पर, GDP। नाम तो सबने सुना ही है, पर चलिए देखते हैं कि एग्जाम में इससे क्या पूछा जाता है। सबसे पहले तो GDP का फुल फॉर्म, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आसान शब्दों में ये एक पर्टिकुलर टाइम में किसी देश की बाउंड्री के अंदर बनने वाले सारे गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू होती है, मतलब देश की टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इंडिया का ऑफिशियल GDP डेटा कौन रिलीज करता है? जवाब है NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एक बात पर ध्यान दीजिए, IMF और वर्ल्ड बैंक सिर्फ अनुमान यानी एस्टिमेट्स लगाते हैं, लेकिन इंडिया का फाइनल ऑफिशियल डेटा हमेशा NSO ही देता है। इस पॉइंट को बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए आखिर में वर्ल्ड बैंक और उसकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक सिर्फ लोन देने वाली बॉडी नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है। तो वर्ल्ड बैंक से जुड़ी कुछ की बातें याद रखिए। पहली, ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज करता है। दूसरी, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। और अब एक एग्जाम ट्रिक, अगर किसी रिपोर्ट के नाम में आपको डेवलपमेंट शब्द दिखे तो 99% चांस है कि उसका जवाब वर्ल्ड बैंक ही होगा। चलिए एकदम फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए। रेडी? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड बैंक, लेकिन अब बंद हो चुकी है। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स या GCI, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया का GDP डेटा NSO और डेवलपमेंट वाली रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक। परफेक्ट। अगर आप अपनी तैयारी को लेकर बिल्कुल सीरियस हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखिए GCI = WEF। इससे ये फैक्ट आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग कितने फ्यूज हो सीरियस जाते हैं। हैं। HDI, MPI, जेंडर इंडेक्स, ये सब सुनने में एक जैसी तो लगते हैं ना, है ना? लेकिन अब टेंशन की कोई बात नहीं। आज के बाद आई प्रॉमिस ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बस इसे आखिर तक ध्यान से समझना है। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम इस ह्यूमन डेवलपमेंट के पजल को सॉल्व करेंगे, फिर HDI को आसानी से डिकोड करेंगे, उसके बाद एजुकेशन और जेंडर इंडिसेस की गहराई में जाएंगे, फिर MPI को समझेंगे और आखिर में एक सुपर फास्ट रिवीजन से सब कुछ दिमाग में फिट कर लेंगे। तो ठीक है, शुरू करें। चलिए डाइव करते हैं। सबसे पहले सबसे फेमस इंडेक्स से शुरुआत करते हैं जिसका नाम है HDI। तो ये HDI है क्या?
इसका पूरा नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और हाँ, इसे रिलीज कौन करता है? यूएनडीपी, यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये नाम बिल्कुल याद कर लीजिए, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। अब सबसे जरूरी बात, आखिर एचडीआई नापता क्या है? सिंपल, सिर्फ 3 चीजें। पहला है हेल्थ, यानी लोग एवरेज कितना जीते हैं। दूसरा है एजुकेशन, यानी लोग कितने साल स्कूल गए हैं। और तीसरा है इनकम, यानी उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। और इन तीनों को याद रखने की एक सुपर सिंपल ट्रिक है। बस ये 3 अक्षर याद रखिए, HEI, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम। कितना आसान है। अच्छा, एक छोटी सी डिटेल और, ये HDI अकेले नहीं आता, ये हर साल पब्लिश होने वाली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का एक हिस्सा होता है। तो इस रिपोर्ट का नाम भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, HDI तो आसानी से समझ आ गया। अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और देखते हैं एजुकेशन और जेंडर से जुड़े इंडिसेस को। यहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सुनिए ध्यान से, एजुकेशन इंडेक्स कोई अलग इंडेक्स है ही नहीं, ये तो एचडीआई का ही एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है। बस इस बात को बिल्कुल लॉक कर लीजिए दिमाग में। तो फिर ये नापता क्या है? सिंपल है, 2 चीजें नापता है। पहली चीज है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब 25 साल से ज्यादा के लोग एवरेज कितने साल पढ़े हैं। और दूसरी चीज है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब एक स्कूल जाने वाला बच्चा कितने साल पढ़ने की उम्मीद कर सकता है। अब आते हैं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, यानी GII पर। और गेस व्हाट, इसे भी यूएनडीपी ही पब्लिश करता है, बिल्कुल HDI की तरह। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये मर्दों और औरतों के बीच की असमानता यानी इनइक्वालिटी को नापता है। तो GI में 3 मेन चीजें देखी जाती हैं। 1 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, 2 एम्पावरमेंट, जिसमें पॉलिटिकल पावर से लेकर एजुकेशन तक सब आ जाता है, और 3 लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन, यानी कामकाज में औरतों की कितनी भागीदारी है। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है? बिल्कुल सिंपल है। देखिए, HDI बताता है कि टोटल डेवलपमेंट कितना हुआ, ये एक अचीवमेंट है। वहीं GII बताता है कि मर्दों और औरतों के बीच में कितना गैप है, ये इनइक्वालिटी नापता है। ये फर्क बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ओके, अब हम अपने आखिरी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स पर आ गए हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसका पूरा नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और पता है ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसे एक नहीं बल्कि 2 ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर पब्लिश करती हैं, UNDP और OPHI, यानी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और इसका नाम ही सब कुछ बता देता है, मल्टी डायमेंशनल। मतलब ये गरीबी को सिर्फ पैसे से नहीं देखता, ये देखता है कि क्या लोगों के पास अच्छी हेल्थ है, एजुकेशन है, लिविंग स्टैंडर्ड्स ठीक हैं। इसके पीछे का आइडिया बहुत पावरफुल है कि गरीबी सिर्फ जेब में पैसे ना होना नहीं है। सोचो, अगर किसी के पास थोड़े पैसे हैं लेकिन ना अच्छी सेहत है, ना अच्छी पढ़ाई, तो क्या वो गरीब नहीं है? MPI के हिसाब से बिल्कुल है। और यहां से एक पेट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम के लिए बार बार पूछा जाता है, MPI किस तरह की गरीबी को नापता है? और इसका जवाब उसके नाम में ही छिपा है, मल्टी डिमेंशनल। सिंपल एज दैट। चलिए, अब टाइम है क्विक रैपिड फायर रिवीजन का। जो भी हमने पढ़ा है उसे बिल्कुल पक्का कर लेते हैं ताकि कभी भूले नहीं। देखिए इस टेबल को, सब कुछ एक जगह पर। HDI मतलब ओवरऑल वेलबींग कौन लाता है? UNDP। एजुकेशन इंडेक्स, अरे ये तो HDI का ही हिस्सा है। GEI यानी जेंडर गैप, इसे भी UNDP लाता है। और फाइनली MPI मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी, ये लाते हैं UNDP प्लस OPHI। और अब द अल्टीमेट ट्रिक, अगर सब कुछ भूल भी जाओ, बस ये एक लाइन याद रखना, HDI इज फॉर लाइफ, MPI इज फॉर पॉवर्टी, GII इज फॉर जेंडर। बस गेम ओवर। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अब अगर आप लोग वाकई में सीरियस हैं तो एक काम कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए HDI इक्वल्स HEI। जब आप लिखते हैं ना तो चीजें दिमाग में छप जाती हैं। तो ये थे ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ सबसे जरूरी इंडाइसेस। इनको छोड़ना मतलब अपने एग्जाम के आसान मार्क्स छोड़ना। कि एनवायरनमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल तो भाई आते ही हैं, पर पता है सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है? जब स्टूडेंट्स EPI और CCPI जैसे जरूरी इंडेक्स में बुरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, आज आपका ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चलिए एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। तो आज का हमारा मिशन क्या है?
एनवायरनमेंट और क्लाइमेट से जुड़ी 3 सबसे जरूरी रिपोर्ट्स को मास्टर करना। कौन कौन सी? पहली एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी ईपीआई, दूसरी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी सीसीपीआई और तीसरी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। और हाँ, मेरा गोल ये है कि आपको कुछ भी रटना ना पड़े, सारे कॉन्सेप्ट्स यहीं के यहीं क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले इंडेक्स के साथ। ये है ईपीआई यानी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। आइए देखते हैं कि ये आखिर है क्या और इसे कौन पब्लिश करता है। तो देखिए, ईपीआई का पूरा नाम है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब इसे जारी कौन करता है? 2 बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज मिलके। एक है येल यूनिवर्सिटी और दूसरी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ये नाम एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं, इन्हें याद रखिएगा। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ईपीआई आखिर मापता क्या है? सीधी सी बात है, ये इंडेक्स ये देखता है कि कोई भी देश अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कितना अच्छा काम कर रहा है। और ये कैसे पता चलता है? इसके लिए वो एयर क्वालिटी, वाटर सैनिटेशन, बायोडाइवर्सिटी और उस देश की क्लाइमेट पॉलिसीज जैसे कई फैक्टर्स को एनालाइज करता है। अगर मैं इसे बिल्कुल आसान शब्दों में कहूं ना, तो ईपीआई बस ये बताता है कि कोई देश अपने पर्यावरण को कितना बढ़िया मेंटेन कर रहा है। बस यही इसका मेन आइडिया है। और हाँ, एक बात और, आमतौर पर इंडिया की रैंक इस इंडेक्स में काफी नीचे ही रहती है। और अब इसे याद रखने की एक छोटी सी एग्जाम ट्रिक। ईपीआई से याद रखिए एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस, और इसे रिलीज कौन करता है? येल यूनिवर्सिटी। ईपीआई, एनवायरनमेंट, येल, सिंपल। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीसीपीआई की। यही वो दूसरा इंडेक्स है जिसमें ईपीआई के साथ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो सीसीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसे 3 ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर रिलीज करती हैं। नाम है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। अब देखिए, ये इंडेक्स ईपीआई की तरफ फैला हुआ नहीं है, ये बहुत स्पेसिफिक है। इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस पर होता है। ये मेनली 3 चीजें चेक करता है। पहला, देश में ग्रीन हाउस गैस इमिशन कितना है। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कितना बढ़ रहा है। और तीसरा, उस देश की क्लाइमेट पॉलिसी कितनी असरदार है। और बस यहीं पर इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी अंतर सामने आता है। ध्यान से सुनिए, ईपीआई का फोकस है ओवरऑल एनवायरनमेंट पर, मतलब हवा, पानी, बायोडाइवर्सिटी, सब कुछ, जबकि सीसीपीआई का फोकस सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज पर है। बस ये एक फर्क समझ लिया ना, तो एग्जाम में कभी कोई गलती नहीं होगी। चलिए, अब हम अपनी तीसरी, और ये है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसे हम शॉर्ट में ISFR भी कहते हैं। और ये रिपोर्ट खास तौर पर इंडिया के लिहाज से बहुत ही जरूरी है। तो इंडिया में जंगलों से जुड़ा सारा डेटा कौन देता है? ये रिपोर्ट रिलीज करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI, और इसी रिपोर्ट का ऑफिशियल नाम है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट या ISFR। तो ये रिपोर्ट हमें क्या क्या बताती है? ये बताती है कि हमारे देश में टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, टोटल ट्री कवर कितना है, और सबसे जरूरी, पिछली रिपोर्ट के मुकाबले फॉरेस्ट कवर बढ़ा है या फिर घटा है। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रिपोर्ट हर 2 साल में पब्लिश होती है। ये सवाल एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है और कितने साल में। तो याद रखिएगा, FSI हर 2 साल में। तो अब तक हमने तीनों रिपोर्ट्स को अच्छे से समझ लिया है ना। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि ये सारी जानकारी दिमाग में एकदम पक्की हो जाए। आइए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ईपीआई इसे जारी करती है येल यूनिवर्सिटी और फोकस है ओवरऑल एनवायरनमेंट पर। सीसीपीआई इसे जारी करती है जर्मन वॉच और बाकी संस्थाएं, और इसका फोकस है सिर्फ क्लाइमेट चेंज पर। और आखिर में फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसे FSI जारी करता है, और इसका फोकस है इंडिया के फॉरेस्ट डेटा पर। है ना बिल्कुल सिंपल। और ये रही हमारी अल्टीमेट ट्रिक, इसे तो कभी मत भूलिएगा। ईपीआई का ई किसके लिए है? एनवायरनमेंट के लिए। और सीसीपीआई का सी किसके लिए है? क्लाइमेट के लिए। बस सारा कंफ्यूजन यहीं खत्म। तो ठीक है, इस पूरे डिस्कशन का सबसे बड़ा निचोड़, सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो एक कौन सी बात है जो हमेशा याद रखनी है? इस की टेकअवे को हमेशा के लिए दिमाग में बिठाने के लिए एक काम करिए, कमेंट में लिखिए EPI = एनवायरनमेंट। लिखने से ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा, और इससे ये भी पता चलेगा कि यहाँ कौन कौन सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जो आखिर तक टिके रहें। अक्सर ग्लोबल हंगर इंडेक्स और न्यूट्रिशन रिपोर्ट्स जैसे टॉपिक्स में कंफ्यूजन हो जाता है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं।
आज के इस विश्लेषण के बाद ये टॉपिक सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में से एक बन जाएगा। कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। बस ध्यान से सुनिए। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, आज हम हेल्थ से जुड़ी 3 सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स कवर करने वाले हैं। पहली है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, दूसरी है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट और तीसरी WHO रिपोर्ट्स। और हाँ, हम इसे ऐसे समझेंगे ना कि रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सब कुछ एकदम लॉजिकली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले उठाते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। इसका मेन काम क्या है? बिल्कुल सिंपल। GHI का मेन पर्पस ये बताना है कि किसी भी देश में भूख और कुपोषण यानी हंगर और मैलन्यूट्रिशन की क्या सिचुएशन है। अब ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। नाम थोड़े अलग हैं पर याद रखने जरूरी हैं। एक है कंसर्न वर्ल्डवाइड और दूसरी है वेल्थ हंगर हिल्फे। और एक बात, GHI सिर्फ भूख की बात नहीं करता, बल्कि न्यूट्रिशन की जो ओवरऑल कंडीशन है ना, उसको भी मेजर करता है। तो अब सवाल उठता है, GI ये मेजर कैसे करता है? इसके लिए 4 बड़े इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहला है अंडर नरिशमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि पॉपुलेशन का कितना हिस्सा ऐसा है जिसे जरूरत के हिसाब से कैलोरीज, मतलब आसान भाषा में कहें तो भर पेट खाना नहीं मिल पा रहा है। ओके, पहला हो गया अंडर नरिशमेंट। अब दूसरा इंडिकेटर है चाइल्ड वेस्टिंग। यहाँ उन बच्चों का परसेंटेज देखा जाता है जिनका वजन उनकी हाइट के हिसाब से कम है। ये सीधा सीधा अक्यूट मैलन्यूट्रिशन यानी तीव्र कुपोषण को दिखाता है। ठीक है, तीसरा इंडिकेटर है चाइल्ड स्टंटिंग। इसमें उन बच्चों का परसेंटेज देखा जाता है जिनकी हाइट उनकी एज के हिसाब से कम रह गई है। ये क्रॉनिक यानी लंबे समय से चल रहे कुपोषण का साइन होता है। और आखिर में चौथा इंडिकेटर है चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ रेट को मेजर करता है, जो कि जाहिर है खराब न्यूट्रिशन और हेल्थ कंडीशंस का एक डायरेक्ट नतीजा होता है। अब इन चारों को याद कैसे रखें? बहुत सिंपल शॉर्टकट है। बस याद रखिए UWSM। U से अंडर नरिशमेंट, W से वेस्टिंग, S से स्टंटिंग, M से मोर्टेलिटी। UWSM, एकदम इजी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जामिनर का फेवरेट सवाल। इंडिया की रैंक GHI में आमतौर पर 110 के आसपास ही रहती है, और क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस यहाँ थोड़ा सा वीक है ना, इसीलिए इस पर सवाल बार बार बनता है। तो ये रैंक जरूर ध्यान में रखना। तो अगर पूरे GHI को एक लाइन में समराइज करना हो तो बस इतना याद रखिए, GHI इज इक्वल टू हंगर प्लस malnutrition। सिंपल, भूख और कुपोषण, दैट्स इट। चलिए, GHI तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी रिपोर्ट पर, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। देखिए, इसका तो नाम ही सब कुछ बता देता है। ये रिपोर्ट पूरी दुनिया में न्यूट्रिशन की क्या हालत है उसे एनालाइज करती है। तो ये रिपोर्ट किन चीज़ों पर फोकस करती है? इसका मेन फोकस रहता है मैलन्यूट्रिशन पर, ओबेसिटी यानी मोटापे पर और चाइल्ड न्यूट्रिशन पर। ये 3 इसके कोर एरियाज हैं। और अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझे ना, तो ये रिपोर्ट इस सवाल का जवाब देती है कि लोग कितना हेल्दी खाना खा रहे हैं। ये ग्लोबल लेवल पर न्यूट्रिशन से जुड़े चैलेंजेस को सामने लाती है। और एग्जाम में अगर सवाल आए कि न्यूट्रिशन किस रिपोर्ट में कवर होता है, तो जवाब नाम में ही छिपा है, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, 2 रिपोर्ट्स हो गई। अब आते हैं हमारे तीसरी और आखिरी पर बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी पर, WHO रिपोर्ट्स। हु हम सब जानते हैं, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशंस की ही एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। और WHO का काम किसी एक रिपोर्ट तक सीमित नहीं है, ये हेल्थ से जुड़ी ढेरों अलग अलग रिपोर्ट्स रिलीज करता है। इसका स्कोप बहुत बड़ा है। इसके इम्पॉर्टेंट रिपोर्टिंग एरियाज हैं जैसे कि पूरी दुनिया का हेल्थ डेटा, अलग अलग बीमारियों पर स्पेसिफिक रिपोर्ट्स, और हाँ, पेंडेमिक से जुड़े अपडेट्स। बेस्ट एग्जाम्पल कोविड-19। इसकी सारी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स WHO ने ही रिलीज की थी। और यहाँ से भी एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन बनता है जो बार बार पूछा जाता है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? और इसका जवाब बिल्कुल आसान, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसको तो बिल्कुल भूलना नहीं है। चलिए, तीनों रिपोर्ट्स हो गईं। अब एक काम करते हैं, एक क्विक रिवीजन, एक फास्ट रिवीजन करते हैं ताकि सब कुछ एकदम दिमाग में सेट हो जाए। तो देखिए, स्क्रीन पर जो टेबल है उससे सब क्लियर हो जाएगा। पहला, GHI
कौन निकालता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फ। फोकस किस पर है? हंगर प्लस माल न्यूट्रिशन। की फैक्ट क्या है? इसके 4 इंडिकेटर्स यानी UWSM। दूसरा न्यूट्रिशन रिपोर्ट, ये ग्लोबल न्यूट्रिशन स्टेटस यानी फूड क्वालिटी पर फोकस करती है। और तीसरा WHO रिपोर्ट्स, ये WHO जो कि एक UN एजेंसी है निकालती है। इसका फोकस ओवरऑल हेल्थ पर है और इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है। तो अब इस सब का एक अल्टीमेट ट्रिक, एक मास्टर की, बस ये 3 शब्द याद रखिए। GHI मतलब हंगर, न्यूट्रिशन रिपोर्ट मतलब फूड क्वालिटी और WHO मतलब हेल्थ। बस इतना याद रख लिया तो कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं उठता। अगर अब तक सब कुछ क्लियर हो गया है और GHI के चारों इंडिकेटर्स दिमाग में बैठ गए हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए GHI इज इक्वल टू UWSM। इससे ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। प्रेस फ्रीडम, डेमोक्रेसी इंडेक्स, फ्रीडम इन द वर्ल्ड, ये नाम सुने सुने लगते हैं। चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करते हैं। हाँ, यही वो 3 नाम हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और एग्जाम में सीधे सीधे नंबर कटवा देते हैं। देखने में तो ये एक जैसे लगते हैं, पर इनके मतलब, इनके पैमाने, सब कुछ बिल्कुल अलग हैं। तो बस अब ये कंफ्यूजन खत्म। आज हम फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी से जुड़े इन 3 सबसे जरूरी इंडेक्सेस को ऐसे समझेंगे कि एग्जाम में कोई डाउट बचेगा ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रेस फ्रीडम की, मतलब मीडिया की आवाज की। ओके, तो सबसे पहला सबसे जरूरी सवाल, इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? द आंसर इज रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, या जिसे हम RSF कहते हैं। आप इसे ना जर्नलिज्म का एक ग्लोबल वॉचडॉग मान सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि RSF आखिर चेक क्या करता है? ये 3 मेन चीजें देखता है। पहला, कि जर्नलिस्ट को अपना काम करने की कितनी फ्रीडम है। दूसरा, गवर्नमेंट का मीडिया पर कितना कंट्रोल है। और तीसरा, ओवरऑल मीडिया के लिए उस देश में माहौल कितना सेफ है। तो सिंपल शब्दों में इसका निचोड़ क्या है? देखिए, ये इंडेक्स बस एक सवाल का जवाब देता है, किसी देश में मीडिया कितनी फ्री है। दैट्स इट, बस इतना ही। और हाँ, एक बात और, भारत की रैंक इसमें अक्सर काफी नीचे रहती है। तो एग्जाम के लिए की टेक अवे क्या है? प्रेस फ्रीडम मतलब RSF, याद रहेगा? ऑल राइट, प्रेस फ्रीडम तो क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारे दूसरे इंडेक्स पर, जो है डेमोक्रेसी इंडेक्स। अब यहाँ पे फोकस मीडिया से शिफ्ट होकर पूरे देश के पॉलिटिकल सिस्टम पे चला जाता है। तो इसे कौन रिलीज करता है? इसे रिलीज करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU। ये द इकोनॉमिस्ट ग्रुप का ही एक रिसर्च एंड एनालिसिस डिवीजन है। तो ये इंडेक्स आखिर मापता क्या है? ये देखता है कि किसी देश में डेमोक्रेसी कितनी मजबूत है, और इसके लिए ना ये कई चीजें चेक करता है, जैसे कि इलेक्टोरल प्रोसेस कैसा है, मतलब चुनाव निष्पक्ष हैं या नहीं, गवर्नमेंट ठीक से फंक्शन कर रही है या नहीं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना है लोगों का, और सिविल लिबर्टीज यानी नागरिकों को कितनी आज़ादी मिली हुई है। और इस इंडेक्स में देशों को 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है: फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रेजिम और अथॉरिटेरियन रेजिम। अब भारत की बात करें तो भारत को इस इंडेक्स में आमतौर पर फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में रखा जाता है। तो एग्जाम का सीधा सवाल क्या बनता है? डेमोक्रेसी इंडेक्स कौन जारी करता है? जवाब है EIU। सिंपल। ओके, 2 हो गए, और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी इंडेक्स की, फ्रीडम इन द वर्ल्ड। अब इसका फोकस इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टीज यानी व्यक्तिगत अधिकारों पर होता है। तो इसे रिलीज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है फ्रीडम हाउस। ये US बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स पर रिसर्च करती है। ये इंडेक्स मेनली 2 चीजें मापता है। पहली, पॉलिटिकल राइट्स यानी राजनीतिक अधिकार, और दूसरी, सिविल लिबर्टीज यानी नागरिक स्वतंत्रता। और इन्हीं 2 पैमानों पर जो स्कोर आता है, उसके बेसिस पर देशों को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है: फ्री, पार्टली फ्री और नॉट फ्री। तो भारत की कैटेगरी क्या है? भारत को आमतौर पर पार्टली फ्री की श्रेणी में रखा गया है। तो हमारा तीसरा जरूरी पॉइंट जो याद रखना है वो क्या है? फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट फ्रीडम हाउस जारी करता है। गॉट इट? ऑलराइट, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट रिवाइज करते हैं। ये है आपकी, कह सकते हैं, अल्टीमेट चीट शीट, ताकि ये बातें दिमाग में एकदम पक्की हो जाएं। चलिए सब कुछ एक साथ देखते हैं। रेडी? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन? RSF, फोकस मीडिया फ्रीडम। डेमोक्रेसी इंडेक्स कौन? EIU, फोकस पूरा पॉलिटिकल सिस्टम। और आखिर में फ्रीडम इन द वर्ल्ड कौन? फ्रीडम हाउस, फोकस
नागरिकों के राइट्स एंड लिबर्टीज। देखा कितना सिंपल है। और अगर इन तीनों को याद रखने के लिए एक मास्टर ट्रिक चाहिए तो ये रही, बस ये एक लाइन याद कर लीजिए। प्रेस मतलब मीडिया, डेमोक्रेसी मतलब सिस्टम और फ्रीडम मतलब राइट्स। बस अब कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इस जानकारी को एकदम पक्का करने के लिए एक छोटा सा काम करिए। कमेंट्स में लिखिए प्रेस इक्वल्स RSF। इससे ये फैक्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा और हमें भी पता चलेगा कि कौन कौन से एस्पिरेंट्स पूरी लगन से तैयारी में जुटे हैं। एक बात याद रखें, एग्जाम्स अब सिर्फ हिस्ट्री और मैथ्स तक सीमित नहीं है। टेक्नोलॉजी एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट बन गया है जो आपके स्कोर को ऊपर भी लेके जा सकता है और नीचे भी। और पता है क्या, इस टॉपिक को मास्टर कर लिया ना तो समझो कॉम्पिटिटर्स से एक कदम आगे निकल गए। यही वो क्रूशियल एज है जो ड्रीम जॉब पाने में बहुत हेल्प करती है। तो इसीलिए आज हम लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े 3 सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस को समझेंगे। और हाँ, इतने सिंपल तरीके से कि कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। बिलीव मी, इसके एंड तक ये तीनों इंडेक्सेस आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होंगे। ओके, तो हम कवर करने वाले हैं पहला ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी GII, दूसरा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI और तीसरा है डिजिटल इंडेक्स। तो चलिए एक एक करके इन सब में डाइव करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले स्टॉप से। ये है दुनिया का इनोवेशन स्कोर कार्ड, जिसे हम जानते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स या GII के नाम से। अब बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो ये इंडेक्स बस एक सिंपल सा सवाल पूछता है, भाई कोई देश कितना इनोवेटिव है, मतलब वो नए आइडियाज लाने में, नई सोच में और टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। अच्छा, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है? देखो, इसे रिलीज करता है वाइपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। यह नापता क्या है? नए आइडियाज, रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। और हाँ, इंडिया की रैंक टिपिकली 40 से 50 के रेंज में रहती है, जो दिखाता है कि इंडिया एक ग्लोबल पावर की तरह उभर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ? सिंपल, GI को वाइपो से कनेक्ट करना है। बस इतना याद रखो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स मतलब वाइपो। इसको दिमाग में लॉक कर लो। ठीक है, तो इनोवेशन की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश डिजिटल एरा के लिए कितने तैयार हैं। सो वेलकम टू आवर नेक्स्ट इंडेक्स, द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स यानी NRI। बेसिकली ये इंडेक्स ये मेजर करता है कि कोई देश डिजिटल दुनिया के लिए कितना प्रिपेयर्ड है। सवाल ये है कि क्या वहाँ के लोग, वहाँ की सरकार और वहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल टेक्नोलॉजी को आसानी से अपनाने के लिए तैयार हैं या नहीं। इसे रिलीज करता है पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट। अब इसको ना ऐसे सोचो, क्या आपके शहर में सबके पास फास्ट इंटरनेट है? क्या सरकारी काम ऑनलाइन हो जाते हैं? बस NRI इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने में हेल्प करता है। तो इसका कोर आइडिया क्या निकल के आया? NRI मतलब डिजिटल रेडीनेस। सिंपल है, एक देश आने वाले डिजिटल फ्यूचर के लिए कितना रेडी है। और अब चलिए आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी इंडेक्स पर। ये वो इंडेक्स है जो हमारी रोजमर्रा की डिजिटल लाइफ को मेजर करता है, द डिजिटल इंडेक्स। यहाँ एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डिजिटल इंडेक्स जो है ना, ये काफी ब्रॉड टर्म है, अलग अलग रिपोर्ट्स में यूज होता है। तो हो सकता है एग्जाम में इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। जनरली ये इंडेक्स ये देखता है कि लोग इंटरनेट कितना यूज कर रहे हैं, देश की डिजिटल इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है और ऑनलाइन सर्विसेज, फॉर एग्जांपल जो डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, वो कितनी एक्सेसिबल हैं। ओके, तो अब टाइम है एक सुपर फास्ट रिवीजन का, ताकि ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए लॉक हो जाएं। रेडी? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। GI रिलीज करता है वाइपो, कोर आइडिया इनोवेशन। NRI रिलीज करता है पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट, मतलब डिजिटल रेडीनेस। और डिजिटल इंडेक्स ये एक जनरल टर्म है जो नापता है डिजिटल यूजेज। और अब ये रहा अल्टीमेट मेमोरी ट्रिक। सिर्फ ये एक लाइन याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। इनोवेशन इज इक्वल टू GII, इंटरनेट रेडीनेस इज इक्वल टू NRI और डिजिटल का इस्तेमाल यानी यूसेज इज इक्वल टू डिजिटल इंडेक्स। बस इतना ही है, सिंपल। अब जबकि सब कुछ समझ आ गया है, तो चलो इसे परमानेंट मेमोरी में फिक्स करने का टाइम आ गया है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन कभी ना भूलें, तो अभी के अभी कमेंट्स में लिखिए GII इक्वल्स इनोवेशन। पता है, जब हम कोई चीज लिखते हैं ना, तो वो दिमाग में छप जाती है। एक बात याद रखिए, ये टेक्नोलॉजी इंडेक्सेस SC के लिए दिन ब दिन इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। इन्हें इग्नोर करने का मतलब है सीधे सीधे फ्यूचर के क्वेश्चंस को मिस करना।
हम आगे भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस कवर करते रहेंगे। नेक्स्ट टाइम हम उन लेटेस्ट इकोनॉमिक रिपोर्ट्स में डाइव करेंगे जो एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं, तो उसे बिल्कुल मिस मत करना। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली बार। एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी, ये दो शब्द तो बार बार सामने आते होंगे, है ना, और सवाल भी पक्के आते हैं। लेकिन सच सच बताइए, इन दोनों का असली मतलब, जो फर्क है, वो क्लियर है? ज्यादातर स्टूडेंट्स यहीं पर आकर अटक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को ना हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देते हैं। बस मेरे साथ बने रहिए एंड तक, प्रॉमिस है सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज हम 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करेंगे। पहला है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी एमपीआई, दूसरा है इनइक्वालिटी इंडेक्स और तीसरा पॉवर्टी रिपोर्ट्स। और देखिए, मेरा वादा है कि जब हम ये सब समझ लेंगे ना, तो आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। ये है एमपीआई यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये एमपीआई, इसका पूरा नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब सवाल आता है, इसे जारी कौन करता है? तो याद रखिए, इसे यूएनडीपी, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिसे हम शॉर्ट में ओपीएचआई कहते हैं, उसके साथ मिलकर रिलीज करता है। देखिए, एमपीआई की सबसे खास बात क्या है? ये गरीबी को सिर्फ पैसे या इनकम से नहीं देखता। नहीं, इसका नजरिया बहुत बड़ा है। ये गरीबी को 3 अलग अलग डायमेंशंस में, 3 पैमानों पर मापता है। वो है हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात, द की टेक अवे क्या है? सोचिए, किसी के पास पैसा तो है, पर उसके पास अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है या अच्छी एजुकेशन नहीं है, तो क्या वो गरीब नहीं है? एमपीआई के हिसाब से वो बिल्कुल गरीब माना जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसे दिमाग में लॉक कर लीजिए। एमपीआई का मतलब है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, पैसों से कहीं बढ़कर। और हाँ, ये सवाल एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। ऑलराइट, तो एमपीआई अब एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं, जो है इनइक्वालिटी इंडेक्स। अब एक बात ध्यान से सुनिए, एग्जाम्स के लिहाज से जब भी इनइक्वालिटी इंडेक्स शब्द आए, तो 99% केसेस में बात हो रही होती है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की, यानी जीआईआई। और इसे कौन रिलीज करता है? इसे भी यूएनडीपी ही रिलीज करता है। इसका काम क्या है? ये मेल और फीमेल के बीच जो गैप है, जो अंतर है, उसे मापता है। तो जीआईआई ये गैप कैसे मापता है? इसके लिए ये 3 मेन एरियाज को देखता है। पहला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जैसी चीजें आती हैं। दूसरा है एम्पावरमेंट, मतलब सशक्तिकरण, इसे पार्लियामेंट्री सीट्स में महिलाओं की भागीदारी और एजुकेशन लेवल से नापा जाता है। और तीसरा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, मतलब हमारी वर्कफोर्स में महिलाओं और पुरुषों का कितना कितना हिस्सा है। अब आता है वो पॉइंट जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, पॉवर्टी वर्सेस इनइक्वालिटी। इसको ना एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक केक है। पॉवर्टी का मतलब है कि किसी के पास केक का टुकड़ा है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि केक तो है, पर किसी को बहुत बड़ा पीस मिल रहा है और किसी को बस एक छोटा सा। समझ गए? पॉवर्टी मतलब रिसोर्सेज की कमी, इनइक्वालिटी मतलब रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। बस। ओके, तो अब बात करते हैं पॉवर्टी रिपोर्ट्स की। देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पर कौन सी बड़ी एजेंसीज हैं जो ये रिपोर्ट्स जारी करती हैं। तो देखिए, ग्लोबल लेवल पर 2 बड़े नाम हैं, वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी। ये दोनों ही पॉवर्टी पर रिपोर्ट्स निकालते हैं, पर दोनों का फोकस अलग अलग है। वर्ल्ड बैंक का मेन फोकस होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी पर, जो सिर्फ और सिर्फ इनकम पर बेस्ड है, मतलब पैसा। दूसरी तरफ है यूएनडीपी, जिसका फोकस होता है ह्यूमन डेवलपमेंट और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पर, जो हमने अभी अभी एमपीआई में समझा। तो इसे सिंपल शब्दों में कैसे याद रखें? वर्ल्ड बैंक मतलब इनकम पॉवर्टी और यूएनडीपी मतलब ओवरऑल पॉवर्टी। सिंपल। तो चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा है उसका एक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन हो जाए। रेडी? फटाफट सब कुछ दिमाग में लॉक कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, एमपीआई कौन? यूएनडीपी प्लस ओपीआई क्या मापता है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। डन। पॉइंट नंबर 2, जीआईआई कौन? यूएनडीपी क्या मापता है? जेंडर गैप। सॉर्टेड। एंड पॉइंट नंबर 3, पॉवर्टी रिपोर्ट्स। वर्ल्ड बैंक का फोकस इनकम, यूएनडीपी का फोकस ओवरऑल डेवलपमेंट। परफेक्ट।
और इन सब का निचोड़, वो अल्टीमेट ट्रिक जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे, वो ये है: पॉवर्टी इज अबाउट रिसोर्सेज एंड इनइक्वालिटी इज अबाउट द गैप। मतलब गरीबी का मतलब है संसाधनों की कमी और असमानता का मतलब है उन संसाधनों की बंटवारे का अंतर। बस ये लाइन याद रखिए। देखिए, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के ये कॉन्सेप्ट्स एसएससी एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इन्हें इग्नोर करने का मतलब है कि आप एग्जाम में अपने इजी मार्क्स को हाथ से जाने दे रहे हैं, और ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो अब जब ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, तो क्या आप और भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडिसेस के बारे में जानने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस सीरीज का अगला हिस्सा देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एसएससी एग्जाम में एग्रीकल्चर और फूड से क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, इस सेशन के बाद ना फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स आपका एकदम स्ट्रॉन्ग टॉपिक बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम एग्रीकल्चर और फूड से जुड़े 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, और हाँ, इस तरह से समझेंगे कि रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं अभी याद हो जाएगा। अपना रोड मैप बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम FAO को समझेंगे, उसके बाद फूड सिक्योरिटी इंडेक्स क्या है उसे देखेंगे, और आखिर में इंडिया के एग्रीकल्चरल डेटा पर नजर डालेंगे। तो चलिए फिर इस कॉस्टली मिस्टेक को ठीक करते हैं और अपने मार्क्स कंफर्म करते हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं FAO की। पता है इसे क्या कहते हैं? इसे दुनिया का ग्लोबल फूड गार्डियन भी कहा जाता है। तो ये FAO है क्या? इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और ये कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस की ही एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। अब इसका काम क्या है? इसके 3 मेन मिशंस हैं। पहला, फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना। दूसरा, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को फॉस्टर करना, मतलब उसको बढ़ावा देना। और तीसरा, पूरी दुनिया से भुखमरी यानी हंगर को खत्म करना। इसी मिशन को पूरा करने के लिए ये स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड जैसी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, जिससे गवर्नमेंट्स को आगे एक्शन लेने में हेल्प मिलती है। अच्छा, इसको याद कैसे रखें? एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। बस याद रखिए, FOA का मतलब है फूड प्लस एग्रीकल्चर प्लस हंगर। सिंपल। अब एक ऐसा सवाल जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, FAO के हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड हैं? सोचा है कभी? कुछ आइडिया है? इसका जवाब है रोम, इटली में। ये नाम बिल्कुल मत भूलिएगा, एकदम डायरेक्ट मार्क है ये। ओके, तो FAO क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। आखिर इसका मतलब क्या होता है? ये इंडेक्स आसान भाषा में 2 चीजें नापता है। एक है अवेलेबिलिटी, मतलब क्या देश में सबके लिए काफी खाना है, और दूसरा है अफोर्डेबिलिटी, यानी क्या लोग उस खाने को खरीद सकते हैं। सोच के देखिए, अगर किसी देश में अनाज के भंडार भरे पड़े हैं, पर वो इतना महंगा है कि कोई आम आदमी उसे खरीद ही नहीं सकता, तो क्या उसे फूड सिक्योरिटी कहेंगे? नहीं। तो इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, खाने की अवेलेबिलिटी, दूसरा उसकी अफोर्डेबिलिटी, और तीसरा जो बहुत जरूरी है वो है फूड की क्वालिटी और सेफ्टी। जब ये तीनों पिलर्स स्ट्रांग होंगे तभी बात बनेगी। अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझे तो ये इंडेक्स बस एक सवाल पूछता है, क्या लोगों को आखिर सही मात्रा में सही क्वालिटी का और सेफ खाना मिल रहा है? बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, और एसएससी के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी टॉपिक पर। इंडिया के एग्रीकल्चर डेटा के ऑफिशियल सोर्सेज आखिर हैं कौन? देखिए, इंडिया में एग्रीकल्चर से जुड़ा डेटा मेन रूप से 2 बॉडीज रिलीज करती हैं। एक है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और दूसरी है नीति आयोग। ये दोनों नाम याद रखिएगा। ये रिपोर्ट्स ना एक तरह से देश का एग्रीकल्चरल रिपोर्ट कार्ड होती हैं। इनसे पता चलता है कि इस साल फसल कितनी हुई, ग्रोथ रेट क्या रही, और हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है, और इन्हीं नंबर्स की बेसिस पर सरकार अपने पॉलिसीज बनाती है। इसको याद रखने का भी एक सिंपल सा हैक है। जब भी आप सुने एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स तो दिमाग में बस 2 चीजें आनी चाहिए, फार्मिंग डेटा और प्रोडक्शन। एग्जाम में सोर्स का नाम आ सकता है, इसलिए ये जरूरी है। तो तीनों टॉपिक्स हो गए। चलिए अब एक फाइनल रिवीजन ट्रिक से जो कुछ भी हमने सीखा है उसे दिमाग में एकदम लॉक कर लेते हैं। देखिए इस टेबल को, बिल्कुल क्लियर है। FAO, इसके कीवर्ड्स क्या हैं?
यूएन एजेंसी, रोम और हंगर। फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, इसके कीवर्ड्स अवेलेबिलिटी और क्वालिटी। और एग्रीकल्चरल रिपोर्ट्स के लिए इंडिया डेटा और प्रोडक्शन। चाहे तो इसका एक स्नैपशॉट लेकर रख सकते हैं, बहुत काम आएगा। और ये है हमारी अल्टीमेट ट्रिक। देखिए, टॉपिक के नाम में ही उसका कीवर्ड छिपा है। एफएओ से याद रखिए फूड, सिक्योरिटी से अवेलेबिलिटी और एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन। इससे आसान और क्या होगा? अगर आपने यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझा है तो कमेंट में लिखिए FAO = रोम। इससे ये फैक्ट आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग कितने फोकस्ड हैं। याद रखिएगा, एग्रीकल्चर और फूड के ये टॉपिक्स एसएससी में अक्सर अंडररेटेड रह जाते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एसएससी एग्जाम्स में ना एक पैटर्न बिल्कुल पक्का है। इंडिया स्पेसिफिक रिपोर्ट से सीधा सीधा सवाल उठकर आता ही है। और पता है क्या, जो भी एस्पिरेंट इस टॉपिक को हल्के में लेता है ना, वो सीधे सीधे अपने मार्क्स गवा देता है। ऐसे मार्क्स जो बहुत आसानी से मिल सकते थे। लेकिन इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के बाद ये टॉपिक वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ बन जाएगा। बस एंड तक इस चर्चा में बने रहिए। तो आज हम इंडिया के 3 सबसे इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स को कवर करने वाले हैं। नीति आयोग रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक सर्वे और SDG इंडिया इंडेक्स। और हाँ, इसे इतने सिंपल तरीके से समझेंगे ना कि कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, सब कुछ अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, यानी कि नीति आयोग। अच्छा, तो सबसे पहले नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? ये है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इसेंशियली इंडिया का ऑफिशियल पॉलिसी थिंक टैंक है। मतलब इसे सरकार का दिमाग समझ सकते हैं, जो प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, जहाँ से एग्जाम्स में सवाल बनते हैं। वो ये है कि नीति आयोग कई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स रिलीज करता है, जैसे कि SDG इंडिया इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स और स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। अब इसको याद कैसे रखें? इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। बस इतना याद रखिए, नीति आयोग मतलब डेवलपमेंट और पॉलिसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स। दैट्स इट। चलिए, नीति आयोग तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी बड़ी रिपोर्ट की तरफ, द इकोनॉमिक सर्वे। तो ये इकोनॉमिक सर्वे है क्या चीज़? ये इंडिया की इकोनॉमी का एक एनुअल रिपोर्ट है। और सबसे ज़रूरी सवाल, इसे रिलीज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये हर साल यूनियन बजट से ठीक पहले पार्लियामेंट में रखा जाता है। इसके अंदर क्या होता है? इसमें GDP ग्रोथ का एनालिसिस होता है, इन्फ्लेशन जैसे ज़रूरी मैट्रिक्स होते हैं। बेसिकली पूरी इकोनॉमी का एक ओवरऑल हेल्थ चेकअप होता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका, इकोनॉमिक सर्वे को बस इंडिया की इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड मान लीजिए। पूरे साल देश की इकोनॉमिक हेल्थ कैसी रही, उसका पूरा हिसाब किताब इसमें होता है। एग्जाम में यहाँ से एक डायरेक्ट सवाल बार बार आता है, इकोनॉमिक सर्वे कौन रिलीज करता है? और जवाब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इस पॉइंट को बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, अब आते हैं अपने तीसरे और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडेक्स पर, दी SDG इंडिया इंडेक्स। तो पहले तो SDG का फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये 17 ग्लोबल गोल्स का एक सेट है जिसे यूनाइटेड नेशंस ने एस्टैब्लिश किया है। और यहाँ पर आता है क्रूशियल पॉइंट, इंडिया में SDG इंडिया इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? वापस आ गया नीति आयोग। हाँ, ये एक बहुत ही ज़रूरी फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए। तो सवाल ये है कि ये इंडेक्स आखिर करता क्या है? ये नापता है कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स इन डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके लिए स्टेट्स को 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेंट। इसे याद रखने का सबसे सिंपल तरीका, SDG इंडेक्स का मतलब है स्टेट वाइज डेवलपमेंट रैंकिंग, बस। और SSC में ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अब एक क्विक रिवीजन हो जाए ताकि ये सारी जानकारी दिमाग में एकदम कॉन्क्रीट हो जाए। तो हमने जो भी सीखा उसको एकदम फटाफट रिवाइज करते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट्स पॉलिसी और डेवलपमेंट पर, इकोनॉमिक सर्वे जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज करती है, यह है इकोनॉमिक का सालाना रिपोर्ट कार्ड। और आखिर में SDG इंडिया इंडेक्स जिसे नीति आयोग ही निकालता है, ये स्टेट्स की डेवलपमेंट परफॉर्मेंस को रैंक करता है। और ये रही अल्टीमेट ट्रिक, बस ये कीवर्ड्स याद रखने हैं। नीति मतलब पॉलिसी, सर्वे मतलब इकोनॉमी
और SDG मतलब स्टेट्स। इतना ही है। अगर ये पूरा एनालिसिस यहाँ तक देखा है तो कमेंट में लिखिए नीति इक्वल्स पॉलिसी। इससे होगा ये कि ये की पॉइंट हमेशा के लिए याद हो जाएगा और हमें भी पता चलेगा कि कौन कौन सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। देखिए, इंडिया स्पेसिफिक ये रिपोर्ट्स SSC के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक हैं। इन्हें इग्नोर SSC की तैयारी कर रहे हैं ना, तो एक सवाल है जो हमेशा हमेशा परेशान करता है कि भाई कौन सी रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली है। आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और ये समझना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। एसएससी के एग्जाम्स में ये सवाल तो आप मान के चलिए आना ही आना है। यह रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की? और सच बताऊं तो यहीं पर अक्सर सारे कैंडिडेट्स फंस जाते हैं। यह ना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। प्रॉमिस है, इस सेशन के बाद ये कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आज हम क्या करने वाले हैं? हम 4 मेन ऑर्गेनाइजेशंस UNDP, IMF, वर्ल्ड बैंक और WHO और उनकी सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को ना एकदम आपस में कनेक्ट करके समझेंगे। ठीक है, रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं UNDP की, यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो देखिए, UNDP सीधी सी बात है, यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है और इसका मेन फोकस क्या है? सिर्फ एक चीज, विकास यानी डेवलपमेंट। अब इनकी जो सबसे जरूरी पब्लिकेशन है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और इसी रिपोर्ट के अंदर पब्लिश होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI। तो इसको याद रखने की एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। क्या? UNDP मतलब HDI। सिंपल, एग्जाम में सीधा सीधा सवाल आएगा, HDI कौन जारी करता है? और आपका जवाब होगा UNDP। बस इतना ही याद रखना है। दैट्स इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली संस्था IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, सो IMF का मेन काम क्या है? ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी और उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर नजर रखता है। इसके अलावा ये देशों को लोन और फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। बेसिकली ये पूरी दुनिया की GDP ग्रोथ और इकोनॉमिक डेटा को ट्रैक करती है। तो इसकी ट्रिक क्या है? बहुत सिंपल। जब भी आप IMF के बारे में सोचें, बस 2 शब्द याद रखिए, इकोनॉमी और GDP। IMF मतलब इकोनॉमी और GDP से जुड़ी रिपोर्ट्स। अब आते हैं वर्ल्ड बैंक पर, और यहाँ सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। लोग इसको IMF के साथ मिक्स कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, इन दोनों का फोकस बिल्कुल अलग है। वर्ल्ड बैंक का जो मेन फोकस है ना, वो है डेवलपमेंट और गरीबी कम करना। इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। हाँ, एक और बहुत फेमस रिपोर्ट थी इनकी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट अब बंद हो चुकी है। तो देखिए, मेन डिफरेंस क्या है दोनों में, सुनिए ध्यान से। IMF का फोकस है फाइनेंस पर, पैसा, जबकि वर्ल्ड बैंक का फोकस है डेवलपमेंट पर, विकास। ये छोटा सा अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। तो वर्ल्ड बैंक के लिए हमारी मेमोरी ट्रिक क्या बनी? सिंपल, वर्ल्ड बैंक यानी डेवलपमेंट ऑफ पॉवर्टी से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स। चलिए अब हमारी लिस्ट की आखिरी संस्था पर चलते हैं। ये है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, WHO यूनाइटेड नेशंस की हेल्थ एजेंसी है। इसका काम पूरी दुनिया के हेल्थ इश्यूज पर फोकस करना। ये बीमारियों, महामारियों और हेल्थ से जुड़े डेटा पर रिपोर्ट्स निकालती है। और हाँ, एक और जरूरी फैक्ट एग्जाम के लिए, WHO का हेडक्वार्टर्स जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसको याद रखना तो सबसे आसान है। WHO मतलब हेल्थ, दैट्स इट। इससे आसान कुछ नहीं। ठीक है, तो हमने चारों ऑर्गेनाइजेशंस को एक एक करके समझ लिया है। अब एक फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं ताकि ये सारी चीजें दिमाग में एकदम परमानेंटली सेट हो जाएं। तो चलिए एक बार फिर से सब दोहराते हैं। रेडी? UNDP यानी HDI, IMF यानी इकोनॉमिक रिपोर्ट्स, वर्ल्ड बैंक यानी डेवलपमेंट रिपोर्ट्स और WHO हेल्थ रिपोर्ट्स। बिल्कुल स्ट्रेट एंड सिंपल है ना? और ये है दी अल्टीमेट ट्रिक, सबसे पावरफुल। बस ये 4 शब्द याद रखने हैं, UNDP डेवलपमेंट, IMF मनी, वर्ल्ड बैंक ग्रोथ और WHO हेल्थ। बस ये 4 शब्द और आपका काम हो गया। नमस्कार। तो देखिए, इस SSC की तैयारी में करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है रिपोर्ट्स और इंडेक्स। तो आज हम इसी का एक सुपर फास्ट और कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं।
अगर एसएससी 2026 की तैयारी चल रही है ना, तो इसे आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ट्रस्ट मी, डायरेक्ट सवाल यहीं से बनते हैं। आज हम पूरा रिवीजन करेंगे। एचडीआई, जीएचआई, ईपीआई, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, सब कुछ। स्पीड थोड़ी तेज रहेगी, सो फुल फोकस यहां पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि एचडीआई। इसे जारी करता है यूएनडीपी और ये 3 मेन पिलर्स पर बेस्ड है: हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। सिंपल। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जीएचआई। इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड जारी करता है और जैसा नाम से ही क्लियर है, इसका फोकस है हंगर और मैल न्यूट्रिशन पर। अब बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की। ये यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन निकालता है और ये मेजर करता है लाइफ की क्वालिटी को। अच्छा, अब एनवायरनमेंट से जुड़े 2 इंपॉर्टेंट इंडेक्स देखते हैं। पहला एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी ईपीआई, जिसे येल यूनिवर्सिटी निकालती है, और दूसरा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई, जिसे जर्मन वॉच जारी करता है। इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आगे है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी एमपीआई। इसे यूएनडीपी और ओएचपीआई मिलकर जारी करते हैं और ये सिर्फ इनकम नहीं बल्कि गरीबी के कई अलग अलग डायमेंशंस को मेजर करता है। ठीक इसी तरह जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जीआईआई, ये भी यूएनडीपी से है। इसका फोकस ऑफ कोर्स जेंडर इनइक्वालिटी पर है। याद रखना काफी आसान है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसे वाइपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है और इसका फोकस है इनोवेशन पर। अब देखते हैं फ्रीडम और डेमोक्रेसी से जुड़े 3 बड़े इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये जारी करता है आरएसएफ यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। डेमोक्रेसी इंडेक्स ईआईयू से आता है और फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट ये फ्रीडम हाउस की है। इन तीनों को एक ग्रुप में याद रखना काफी फायदेमंद। और अपने देश के लिए सबसे जरूरी है एसडीजी इंडिया इंडेक्स, जिसे नीति आयोग रिलीज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इन 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच का डिफरेंस हमेशा याद रखें। आईएमएफ जो है वो इकोनॉमिक रिपोर्ट्स पर फोकस करता है, जबकि वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट्स पर। सो आईएमएफ मतलब पैसा, वर्ल्ड बैंक मतलब डेवलपमेंट। बहुत बढ़िया, अब तक हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। तो अब थोड़ा एग्जाम मोड में चलते हैं और देखते हैं कि कितना याद रहा। रेडी? पहला सवाल, डेमोक्रेसी इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? सोचिए, अभी अभी हमने इसे कवर किया है। बिल्कुल सही। इसका जवाब है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि ईआईयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किन फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है? यहां थोड़ा और डीपली सोचना पड़ेगा। जीआई के 4 मेन फैक्टर्स हैं। अंडर नरिशमेंट यानी कितनी पॉपुलेशन मैलनरिश्ड है, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग जो बच्चों में कुपोषण को दिखाते हैं, और चाइल्ड मोर्टेलिटी। और इस राउंड का आखिरी सवाल, एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी ईपीआई किस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है? करेक्ट आंसर है येल यूनिवर्सिटी। अगर सारे जवाब सही थे तो एक्सीलेंट। ये सभी सवाल या तो एसएससी में आ चुके हैं या आ सकते हैं। चलिए अब इस रिवीजन के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, कुछ मेमोरी ट्रिक्स ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। ये हैं अल्टीमेट रिवीजन हैक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, बस इन 6 कनेक्शंस को याद कर लीजिए। एचडीआई मतलब लाइफ, एमपीआई मतलब पॉवर्टी, जीआईआई मतलब जेंडर, आईएमएफ मतलब पैसा, वर्ल्ड बैंक मतलब डेवलपमेंट और डब्ल्यूएचओ मतलब हेल्थ। बस अगर ये 6 लाइंस याद हो गई ना, तो समझ लीजिए 70% टॉपिक कवर हो गया। अगर यहां तक सब कुछ ध्यान से देखा और समझा है तो अब आप सबकी बारी है। कमेंट्स में लिखिए रिवीजन डन फायर। देखते हैं कितने लोगों ने इसे पूरा किया है। तो ये था रिपोर्ट्स और इंडेक्स पर एसएससी 2026 के लिए एक कंप्लीट रिवीजन। इसे सेव कर लेना और एग्जाम से ठीक पहले एक बार और देखना। अगर इसे अच्छे से समझा है तो ये टॉपिक अब सबसे बड़ी ताकत बन चुका है।